वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी 2025 और 23 जनवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है 22 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के विरासत स्थल को विश्व स्मारक कोष द्वारा मान्यता दी गई? तो उत्तर हो जाएगा मूसी नदी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, किस व्यक्ति को सीआरपीएफ प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा जीपी सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय सेना के किस टीम ने सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर हो जाएगा डेयर डेविल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गुरुवार को दिल्ली में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के 5वें संस्करण के लिए किस खिलाड़ी का नाम नहीं दर्ज है? तो उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, लेखक अमिताभ कुमार अंग्रेजी के पत्रकार, लेखक और प्रोफेसर हैं। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहते हैं। वे भारत के किस राज्य के हैं? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का अगला आयोजन 2027 में कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी महाद्वीप में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस समुद्र के नीचे बनाई गई है? तो उत्तर होगा आपका बाल्टिक सागर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तंबाकू उद्योग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि चीन के एक रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 10 सेकेंड से भी कम समय में पूरा किया। उस रोबोट का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ब्लैक पैंथर रोबोट। फिर हम लोग देखेंगे, किस संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक जारी किया है? तो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी आई एरेना ने। ठीक है ना। चलिए, किस देश ने दुनिया की पहली मानव रोबोट मैराथन की मेजबानी करने जा रहा है? तो चीन हो जाएगा, यानी कौन सी बोल रहा है। ठीक है, किस संस्थान ने टिनिटस के निदान और प्रबंधन के लिए एक किफ़ायती उपकरण को विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास ने। चलिए, अब हम लोग 23 जनवरी के करंट अफेयर्स का डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य ने किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर हो जाएगा 21 जनवरी को। चलिए, यहाँ पर अब डिटेल देखते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी को अपना 53वां राज्य स्थापना दिवस मनाया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित कानून अधिनियम 1971 के अंतर्गत उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का प्रतीक है। अब हुआ क्या था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मेघालय को एडोबी ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए, भारत के पूर्वोत्तर त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में 19 जनवरी को कोकोबोरोक दिवस मनाया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस बैंक ने यूपीआई सक्षम फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यूपीआई सक्षम फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब देखेंगे, इसका डिटेल देखेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट द्वारा समर्थित फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, जो सभी के लिए तत्काल ऑनलाइन पहुंच और पात्रता प्रदान करेगा। अब इसमें क्या क्या खासियत है? यह जो उपयोगकर्ता को यूपीआई लेन देन पर 1% तक कैशबैक देगा। ठीक है। उसके बाद यह 60 मिलियन से अधिक यूपीआई सक्षम व्यापारियों के साथ सहज एकीकरण की सुविधा देगा। और इसने क्या कहा है कि यह ऋण, निवेश और बचत को ब्याज अर्जित करने वाली सावधि जमाओं के साथ जोड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने यह पुस्तक लिखा हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में भी देख लीजिए, ये भी जो पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, इसका भी लेखक अमिताभ कांत ही है। नेक्स्ट हम लोग सी नंबर में, इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी नंबर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसके लेखक जो है मनोज मुकुंद नरवणे हैं। चलिए, तो इसका उत्तर तो था हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए, इस पुस्तक में अमिताभ कांत जी ने क्या कहा है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 में अमिताभ कांत ने G20 शिखर सम्मेलन के नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के पीछे की कठोर प्रक्रिया का विस्तार से इसमें वर्णन किया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के मसौदे को 16 असफल प्रयासों से गुजरना पड़ा था और 17वें मसौदे में मंजूरी दिए जाने से पहले 300 घंटे तक विचार विमर्श किया गया और उन्हें 11 रात जगकर काम करना पड़ा था। ये चीज़ें उन्होंने चर्चा किया। तो अभी हमने देखा था ऊपर में कि अमिताभ कांत की पुस्तक
का नाम अभी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज है, जो अन्य पुस्तक है उनकी। ठीक है, अब हम लोग और भी कुछ पुस्तक का देखेंगे नाम और उसके लेखक के बारे में। एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव जोशी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असम का राजनीतिक इतिहास, खंड 1 किसने लिखा है? डॉक्टर राजन सेकिया ने। फिर हम लोग देखेंगे स्मृति वन 2001 के गुजरात भूकंप के पीड़ितों की स्मृति का एक अद्वितीय उदाहरण, यह किसने जारी किया? गुजरात राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असम के सूरवीर लचित बारफुकन, यह किसने लिखा? अरूप कुमार दत्ता ने। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भविष्य को उर्वरक बनाना, उर्वरक आत्मनिर्भरता की और भारत का कदम, यह किसने लिखा है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक असामान्य प्रेम, सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन, किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गांधी 3 अभियानों में एक जीवन, यह किसने लिखा है? MJ अकबर और के नटवर सिंह ने। फिर हम लोग देखेंगे मोदी हरित भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना, यह किसने लिखा? RK पंचनंदा, विवेक देबरॉय, अनिर्बान गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा ने लिखा है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। फिर हम लोग देखेंगे संस्कृति के आयाम के लेखिका कौन है? मनोरमा मिश्रा हैं। चलिए, फिर महाकविताई के लेखक कौन है? तो वीरामुत्तु हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा किस टाइगर रिजर्व के जैव विविधता का पुनरुद्धार हुआ है? तो पलामू टाइगर रिजर्व का। देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व के जैव विविधता का हाल ही में पुनरुद्धार हुआ है। अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। देखिए, झारखंड में जो है बाइसन या गौर की आबादी में गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व में जो है इस प्रजाति का आखिरी गढ़ बना हुआ था। इसकी संख्या जो अब घटकर 50 से 70 के बीच रह गई है। झारखंड वन विभाग ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक अध्ययन शुरू किया है। अब देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व की बात हुई तो पलामू टाइगर रिजर्व का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है के तहत पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से यह एक है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बार क्या हुआ था? पैरों के निशानों के माध्यम से विश्व की पहली बाघ जनगणना 1932 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए, यहाँ की जैव विविधता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वनस्पति में यहाँ साल के जंगल शामिल है, जीव जंतुओं में बाघ, हाथी और तेंदुए भी शामिल है और गौर भी शामिल है। चलिए, ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व 3 नदियों उत्तरी कोयल, औरंगा और बूढ़ा नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात हुई है टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कुछ आपका टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, अब देखिए 56वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में कौन बना है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। 57वां टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ और राज्यों में बाघ अभ्यारण्यों का नाम देख लेंगे। असम का बाघ अभ्यारण्य कौन कौन है? औरंग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बिहार का कौन सा है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीतावनी नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, झारखंड में कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 10वीं। कौन सी? 10वीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10वां वर्षगांठ मनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ठीक है, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा। ठीक है, चलिए इसकी देखिए, अब बात हुई है यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो है कब हुआ था? जनवरी 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब इसका नाम बदल करके बदलाव रख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? विशेषतः कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। अब यहाँ बात हो रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की, तो हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए, स्मार्ट सिटी योजना
कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को। या 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा था। दूसरा हम लोग देखेंगे अमृत योजना, 25 जून 2015 को शुरू हुआ। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना लक्ष्य था। चलिए, डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2015 को हुई थी। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। फिर हम लोग देखेंगे चौथा योजना है केंद्र सरकार की स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वर्ण बॉन्ड योजना। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी। यह जो है निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री करना इसका लक्ष्य रखा गया था। उदय योजना है। उदय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना इनका लक्ष्य था। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडरब्रिज का निर्माण करना। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? SC ST और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। ग्रामोदय से भारत उदय, इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 के बीच की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल दिया गया था इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। हाल ही में उत्कृष्टता के लिए किस श्रेणी के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल शुभारंभ किया गया? तो उत्तर होगा लोक प्रशासन। हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 में सिविल सेवकों को 3 श्रेणियों, जिलों का समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और केंद्रीय राज्य मंत्रालयों और जिलों के लिए नवाचार में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। चलिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को इस योजना में हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है। पुरस्कार विजेताओं को उनके योगदान के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए अभी 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सी बीमारी आनुवांशिक विकार मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करता है जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है? तो यह कौन सी रोग है? तो ध्यान रखिएगा, यह रोग है हंटिंगटन रोग। कौन सा है? हंटिंगटन रोग। ठीक है। क्योंकि हंटिंगटन रोग जो है हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इस बीमारी से आनुवांशिक विकार से मस्तिष्क कोशिकाएं प्रभावित होती है और जिसके कारण कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। चलिए हंटिंगटन रोग के बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। आनुवांशिक विकार मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करता है जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हंटिंगटन रोग में क्या होता है? हंटिंगटन रोग जो होता है, हंटिंगटन रोग को STT भी कहा जाता है। ठीक है। STT जीन में उत्परिवर्तन हंटिंगटिन प्रोटीन को प्रवर्तित कर देता है जिससे बेसल गैंग्लिया और कॉर्टेक्स में न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इसका लक्षण क्या? कोरिया हो जाएगा, कंपन होने लगेगा, व्यक्ति में परिवर्तन होता है, स्मृति की हानि होती है और ये सभी चीज़ें समय के साथ बिगड़ने लगती है। ये जो होता है लगभग 1 लाख में 3 से 7 लोग प्रभावित होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूरोप में होते हैं। ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए हेलोपेरिडोल और अमांता डाइन जैसी दवाई उपयोग की जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस कंपनी और इस्कॉन ने महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा के लिए सहयोग किया? तो यह उत्तर कौन हो जाएगा? अडानी समूह। कौन सा? अडानी समूह। अडानी समूह ने हाल ही में इस्कॉन के साथ मिलकर के महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा के लिए सहयोग किया। चलिए अडानी समूह ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद सेवा की पेशकश करने के लिए इस्कॉन के साथ साझेदारी की। इसके अंतर्गत जो है पूरे आयोजन के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल जो सेवा ही साधना है, दर्शन के अनुरूप है, जो सेवा प्रार्थना के एक रूप में महत्व देती है। ठीक है। चलिए महाकुंभ में 40 स्थानों पर महाप्रसाद वितरित किया जाएंगे इसके तहत। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा
ऐतिहासिक रत्नागिरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऐतिहासिक रत्नागिरी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। चलिए देखते हैं ओडिशा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक ASI ने जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर नए सिरे से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है। ठीक है, इसकी 1200 साल पुरानी विरासतों में एक और अध्याय जोड़ते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में एएसआई ने क्या किया, रत्नागिरी के जाजपुर स्थल पर फिर से खुदाई किया है और वहाँ पर क्या मिला है, 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। ठीक है, तो यही बात बोला है यहाँ पर। चलिए, यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। यह ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। चलिए अब हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स का। सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उड़ीसा में। PM जय योजना के तहत ओडिशा 34वां राज्य बना है। ओडिशा में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया। यह फिनटेक हब जो है भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र बनाएगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर में बोल रहा है कि पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका गांधीनगर। कहाँ पे? गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर गांधीनगर। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। चलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? ओलंपिक अध्ययनों के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना, ताकि इस क्षेत्र में समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा किया जा सके और उसे निपटा जा सके। बात हो रही है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ हम लोग करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों। पहला देखते हैं, वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में आयोजित किया गया। हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया। फिर हम लोग देखेंगे, गुजरात सरकार तटीय और जलीय पक्षियों की भारत की पहली जनगणना शुरू किया है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं गुजरात के घरचोला को हाल ही में GI टैग दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो गुजरात में आयोजित किया गया। गुजरात जो हाल ही में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी उभरा है। किस में? अक्षय ऊर्जा में। ठीक है, अब देखिए गुजरात सरकार ने क्या किया है, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 शुरू किया है। अब चलिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIT ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उत्तर हो जाएगा अपना। तो हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपना के साथ साझेदारी की है। अपना क्या है? एक संस्था है। ठीक है, चलिए डिटेल से हम लोग देखें। हाल ही में DPIIT ने पंजीकृत स्टार्टअप के लिए प्रतिभा अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए जॉब्स और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाम क्या है उस प्लेटफॉर्म का? अपना। अब देखिए इस साझेदारी का उद्देश्य भर्ती चुनौतियों का समाधान करना और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, ताकि युवा व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो यह जो है सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, तो प्रलय मिसाइल जो है सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। देखते हैं हम लोग। हाल ही में रक्षा सचिव ने यह बताया कि पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। यह स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अब चलिए इसका निर्माण जो है DRDO ने किया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे DRDO ने और कई मिसाइलें भी बनाई है, उसका नाम हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए DRDO ने कौन कौन सी मिसाइल अभी हाल फिलहाल इधर जो DRDO के किस किस मिसाइल का निर्माण किया? तो उन्होंने आकाश, बराक 8, अग्नि 5, पृथ्वी 2, ब्रह्मोस, VSHR, ODS, ठीक है, इन मिसाइलों का निर्माण किया। तो इसके बारे में
क्विक हम लोग रिवीजन कर लेंगे तुरंत। आकाश जो होता है एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश 1S की मारक क्षमता जो 18 से 30 किलोमीटर होती है। आकाश MK2 35 से 40 किलोमीटर मारक क्षमता होती है। आकाश NG की 50 किलोमीटर से ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, चलिए बराक 8 जो है एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कितनी होती है 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ठीक है 100 मीटर। चलिए अग्नि 5 एक सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 जो है एक सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब कर्नाटक ने जीत लिया है। किसने जीता है? कर्नाटक ने, विदर्भ को हरा करके। कर्नाटक शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में विदर्भ को 36 रन से हराकर चैंपियन बन गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक, अच्छा एक मिनट थोड़ा गड़बड़ है। चलिए वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत का स्थान क्या है वैश्विक स्थान? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7th प्लेस। कौन सा हो जाएगा? 7th। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। 7वां हो जाएगा भारत का स्थान, पहला किसका हो जाएगा? ब्राज़ील का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला ब्राज़ील का स्थान है, तो दूसरा है वियतनाम और तीसरा स्थान है कोलंबिया का कॉफ़ी उत्पादन में। अब देखिए इसका हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कॉफ़ी निर्यात जो है 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। इसके बाद वियतनाम और कोलंबिया का स्थान है। कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से बीन बेल्ट के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह बीन बेल्ट कितना से कितना डिग्री के मध्य है? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब 2022 के आंकड़ों के आधार पर प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक कौन कौन से हैं? देखिए कर्नाटक जो है भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी और भी कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कल हमने देखा था क्विक रिवीजन, आज फिर से उसकी चर्चा कर देते हैं। जैसे कि भारत जो है तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चावल, गेहूँ, सब्जी इत्यादि के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए फ्लेवर के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।